हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत कुमार और बैंकर्स आश्रम में आप सभी का स्वागत है। आपको थोड़ी डिस्टरबेंस हो रही होगी क्योंकि पंखे की आवाज़ आ रही होगी आपको हल्की हल्की, ठीक है। तो उस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हुए अभी हम आज करने वाले हैं आरसी का सेट नंबर फर्स्ट, ठीक है। अभी ये आरसी का सेट नंबर फर्स्ट ये किस लेवल का होने वाला है? ये होने वाला है एसबीआई पीओ का मेंस लेवल से भी +1 स्टेप ऊपर ही होने वाला है, ठीक है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि आप अगर इस लेवल की प्रैक्टिस कर लोगे ना, और ये लेवल की प्रैक्टिस मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही हार्ड एंड फास्ट है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको पहले मतलब कि धीरे धीरे चढ़ना, क्योंकि अभी 3 महीने बचे हैं, ठीक है। 3-4 महीने बचे हैं एग्ज़ाम के, तो आपको समझ आ जाएगा और आपकी धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आप रेगुलर जो मेरे आरसी के पैराजंपल के सेशन आ रहे हैं, ठीक है, इन्हें आप रेगुलरली फॉलो करो। आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड एक प्रिपरेशन है, वो एक इंग्लिश के अंदर जो वर्बल सेक्शन है उसके अंदर आपके बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। इसके पीछे लाने का यही रीज़न है कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, ठीक है। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी है वो अच्छी हो जाए, ठीक है। आपकी जो करने की जो स्पीड और समझने की स्पीड है वो थोड़ी तेज़ हो जाए, और आपके जो रिटेंशन पावर है ना, रिटेन करने की पावर, वो अच्छी हो जाए। रिटेंशन पावर क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि आपको आरसी को है ना सिर्फ एक बार रीड करना है और एक बार अच्छे से समझना है और आपको आंसर करने आने चाहिए। देखो, मेंस के अंदर आंसर आरसी है ना, वो ऐसा नहीं आता कि आप एक आरसी आ गया, आपने पढ़ लिया और उसके क्वेश्चन पूछे हैं, तो कोई क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, उसके ऊपर बेस्ड तो आपको आरसी में से वैसी की वैसी लाइन कोई उठी हुई, मतलब कि आप वैसे की वैसी लाइन देख के आप बता दोगे कि हाँ ये इसका आंसर है। ऐसा नहीं होने वाला। उस जो क्वेश्चन पूछा है ना उसके नीचे जो ऑप्शन दिए होंगे ना, उसके नीचे की लेयर्स को आपको देखना है, उसको समझना है, ठीक है। तो ये कब कर पाओगे आप? ये तभी कर पाओगे जब आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर थोड़ी अच्छी हो, आपकी समझ विकसित हो, ठीक है। तो आपको यही चीज़ है ना, आपकी प्रैक्टिस करनी है रेगुलरली। अगर आप रोज़ का एक आवर से भी सॉल्व करते हो ना इस लेवल का, ठीक है, तो आप है ना लगभग लगभग 150 आवर से सॉल्व कर सकते हो मेंस के एग्ज़ाम तक। और 150 आवर से करने का मतलब है कि आपकी बहुत अच्छी पावर, मतलब कि बहुत अच्छी तैयारी प्रिपरेशन हो जाएगी और अच्छा स्कोर कर पाओगे आप। इंग्लिश के अंदर जीए के अंदर अच्छा स्कोर कर लिया तो आपके सिलेक्शन के चांस इंक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम हमारा पहला आरसी का सेट नंबर फर्स्ट। ये है मेरा, इसमें पढ़ाने का तरीका ये होगा, ठीक है, कि सबसे पहले मैं रीड करूँगा इस पूरे पैरा को। रीड करने के बाद में मैं क्या करने वाला हूँ, आपको जो हिंदी बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं ट्रांसलेट करूँगा, थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और एक बार ही पढ़ेंगे हम, ठीक है। और इसके क्वेश्चन है ना, अगर आपने बिल्कुल भी इधर केयरफुली अगर नहीं समझा इस आरसी को, तो मैं बता रहा हूँ आपको दिक्कत आएगी आंसर करते टाइम। इस जो आरसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होंगे ना, उनके आंसर को समझने में दिक्कत आएगी। सो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आप अच्छे से इसको केयरफुली रीड करें मेरे साथ, जो मैं समझा रहा हूँ समझने का प्रयास करें, खुद भी अपना माइंड को धीरे धीरे इस चीज़ के अंदर मतलब कि डेवलप करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। In all battle, two things are usually required of the commander in chief to make a good plan for his army and to keep a strong reserve. Both of these are also obligatory for the painter. To make a plan through reconnaissance of the country where the battle is to be fought is needed. Its field, its mountain, its river, its bridges, its trees, its flower, its atmosphere all require and repay attentive observation from a special point of view. अच्छा, इसमें ऑथर क्या बोलना चाह रहा है? इसमें बोलना चाह रहा है कि जितने भी बैटल हैं, ठीक है, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले कमांडर इन चीफ के लिए सबसे पहले एक तो बहुत ही अच्छा प्लान बनाना। अगर आपको बैटल लड़नी है तो आपको एक अच्छा प्लान होना चाहिए आपके पास, ठीक है, आर्मी के लिए। और दूसरी स्ट्रॉन्ग चीज़ है रिज़र्व। आपके पास रिज़र्व में चीज़ें होनी चाहिए। जैसे कि अभी आप देख रहे हो रसिया और यूक्रेन के बीच करंटली आप कंपेयर करके देख सकते हो इस सिचुएशन को, कि रशिया ने अब बोल दिया है अपनी सिविलियन पॉपुलेशन को कि अगर हमको ज़रूरत पड़ी तो ये मॉरल ड्यूटी है आपकी कि आप देश के बचाव के लिए, फॉर द सेक ऑफ द कंट्री, आप कंट्री के लिए आप आओगे और आपको मिलिट्री में आपको सर्विस देनी होगी, ठीक है। तो वही चीज़ है कि आपके पास अगर आप रिज़र्व अच्छा हो, ठीक है, गुड प्लान हो आपके पास,
तो आप अच्छे से अपनी चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकते हो। और बोथ ऑफ दीज आर ऑल्सो ऑब्लिगेटरी फॉर द पेंटर, और दोनों चीज़ें ये ऑब्लिगेटरी मतलब ज़रूरी है किसके लिए, पेंटर के लिए भी। अच्छा, इस पूरे आरसी के अंदर जो ऑथर है वो एक तो बैटलफील्ड को और एक पेंटिंग को, इन दोनों को कंपेयर करते हुए पूरे आरसी में चलेगा, ठीक है, कि कैसे दोनों मतलब कि सिमिलर है, ठीक है, उनमें क्या एनोलॉजी है जो सिमिलर है, ठीक है। ओके, टू मेक अ प्लान बनाने के लिए थ्रू रिकनेसेंस ऑफ द कंट्री, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि वो वाली कंट्री वेयर द बैटल इज टू बी फॉट, जहाँ बैटल लड़ा जाना है, जहाँ युद्ध लड़ा जाना है, ठीक है, और जो कंट्री को द कंट्री इज नीडेड, और कंट्री को ज़रूरत है किस चीज़ की, रिकनेसेंस का मतलब क्या होता है, रिकनेसेंस का मतलब होता है कि सर्वे कर लेना, ठीक है, जान लेना उस क्षेत्र उस एरिया के बारे में जहाँ पे आप युद्ध लड़ने वाले हो, उसको बोलते हैं रिकनेसेंस, मतलब कि टोह लेना, ठीक है। अब क्या जानेंगे उस कंट्री के बारे में कि उस कंट्री के फील्ड कैसे हैं, माउंटेन कैसे हैं, रिवर कैसे हैं, ब्रिजेस कैसे हैं, उसका ट्रीज, फ्लावर्स, एटमॉस्फेयर कैसा है, जितनी भी जानकारी आप जुटा सको वो जुटा लो। ऑल रिक्वायर एंड रीपे अटेंटिव ऑब्जर्वेशन, और जो ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, अटेंटिव ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए फ्रॉम अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब किस पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही विशिष्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेसिफिक। अभी इधर कौन से पॉइंट ऑफ व्यू की बात की गई है, मिलिट्री जो बैटलफील्ड होने वाला है, ठीक है, उस हिसाब से आपको उस थॉट प्रोसेस, उस व्यू से आपको ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, जानकारी लेनी है, ठीक है। I think this is one of the chief delight that have come to me through painting. No doubt many people who are lovers of art have acquired it to a high degree without actually practicing, but I expect that nothing will make one observe more quickly or more thoroughly than having to face the difficulty of representing the thing observed. And mind you, if you do observe accurately and with refinement, and if you do record what you have seen with tolerable correspondence, the result follows on the canvas with startling obedience. अच्छा, अब इसमें क्या बोलना चाह रहा है ऑथर, बोलना चाह रहा है कि आई थिंक, मुझे लगता है कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिलाइट, कि मेरे लिए सबसे आनंददायक और सबसे जो अच्छी चीज़ ये है कि मैंने ना पेंटिंग के थ्रू, पेंटिंग जो कि मेरे पास पेंटिंग के थ्रू आई है, वन ऑफ द मतलब कि बहुत सी चीज़ों में से एक चीज़ ऐसी है जो मेरे पास आई है, कम टू मी थ्रू पेंटिंग, पेंटिंग के थ्रू आई है, वो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अब कौन सी अच्छी चीज़ है भाई, कि ऑब्जर्वेशन पावर, प्लानिंग करना, ये उस पेंटिंग के थ्रू इसने सीखा है। किसने, कमांडर इन चीफ, ठीक है। नो डाउट मैनी पीपुल हैव आर लवर्स ऑफ आर्ट, मतलब बहुत सारे लोग आर्ट के लवर होते हैं और इसे एक्वायर करने के लिए हाई डिग्री तक भी जाते हैं, लेकिन वो हाई डिग्री तक पहुंचना चाहते हैं बिना किसी प्रैक्टिस के, ठीक है, ऐसे बहुत सारे आर्ट लवर हैं। बट आई एक्सपेक्ट, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि नथिंग विल मेक वन ऑब्जर्व मोर क्विकली, मतलब कि उस ऑब्जर्वर से ज़्यादा, मतलब कि ज़्यादा क्विकली ऑब्जर्व नहीं कर सकता या मोर थोरोली ऑब्जर्व नहीं कर सकता उस बंदे से जिस बंदे ने डिफ़िकल्टी फेस की है रिप्रेजेंट करने में जो चीज़ों को उसने ऑब्ज़र्व किया है। एक बंदा है जो चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता है और उससे क्या क्या डिफ़िकल्टी आती है, क्या क्या उसे फेस करना पड़ता है, तो उस बंदे के कंपैरिजन में एक वो बंदा है, ठीक है, वो पर्सन है जो मतलब कि ऑब्जर्वेशन देता है वो, ठीक है, तो वो इतना एक्यूरेटली, इतना थोरोली, इतना क्विकली ऑब्जर्वेशन नहीं दे पाएगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो ये बताना चाह रहा है। एंड माइंड यू, और ध्यान रहे, यदि तुम ऑब्जर्व करते हो एक्यूरेटली और विथ रिफाइनमेंट, रिफाइनमेंट मतलब सुधार के साथ, कुछ सुधार के साथ, एंड इफ़ यू डू रिकॉर्ड व्हाट यू हैव सीन, और आप रिकॉर्ड करते हो जो आपने देखा है बिल्कुल ही सभ्य, टॉलरेबल, सभ्य भाषा के अंदर, ठीक है, तो रिजल्ट है ना फॉलो होंगे कैनवास के ऊपर, स्टार्टलिंग मतलब कि बहुत ही चकित कर देने वाले रिजल्ट आएंगे कैनवास के ऊपर जिसके ऊपर पेंटिंग बनाई जानी है। ओबीडियंस मतलब आपकी पालना करना या किसी चीज़ को फॉलो करना, मतलब आपका तो जो आपने माइंड में जो चीज़ सोची है ना, ठीक है, बिल्कुल वैसी की वैसी चीज़ है ना प्रेजेंट हो जाएगी, कहाँ पे, कैनवास में। अगर आपने सारी चीज़ों को अच्छे से किया है, अच्छे से ऑब्जर्व किया है, ठीक है, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा है,
तो स्टर्टलिंग इफेक्ट आएगा पूरे कैनवास के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट, but in order to make his plan, the general must not only reconnoiter the battleground, he must also study the achievements of the great captain of the past. He must bring the observation he has collected in the field into comparison with the treatment of similar incident by famous chiefs. अब इसमें क्या बताना चाह रहा है कि बट इन ऑर्डर टू मेक हिज प्लान, ठीक है। अब प्लान बनाने के साथ ही, ठीक है, जनरल है ना, उसको मस्ट नॉट ओनली, सिर्फ है ना रिकनेटर का मतलब होता है खोज करना, तलाश करना या मिलिट्री ऑब्जर्वेशन करना, ठीक है। मतलब कि जो जनरल है ना, सिर्फ उसे रिकनेटर द बैटल ग्राउंड का ही ऑब्जर्वेशन नहीं करना है, बल्कि ही मस्ट ऑल्सो स्टडी उसे ज़रूर ही स्टडी करनी चाहिए कौन सी, अचीवमेंट्स ऑफ द ग्रेट कैप्टन ऑफ द पास्ट में जितने भी ग्रेट कैप्टन हुए हैं ना, उनके ऊपर स्टडी करनी चाहिए। ही मस्ट ब्रिंग द ऑब्जर्वेशन, और उनके ऑब्जर्वेशंस को लेके आना चाहिए कलेक्टेड फॉर्म में इन द फील्ड इनटू कंपैरिजन विद द ट्रीटमेंट ऑफ सिमिलर इंसिडेंट बाय फेमस चीफ। जो भी फेमस चीफ हुए पास्ट के अंदर, ठीक है, जो आप इंसिडेंट फेस कर रहे हो, तो सिमिलर इंसिडेंट मान लो कि उन्होंने पास्ट में जो फेमस चीफ थे उन्होंने फेस किया होगा, तो उन्होंने क्या प्लान बनाया होगा, उन्होंने क्या गलतियाँ की, आप उन क्या गलतियों से सीख सकते हो। इन सब चीज़ों को है ना, इन सब ऑब्जर्वेशन को आपको लेके आना चाहिए कलेक्टेड फॉर्म में, ठीक है, कंपैरिजन करते हुए कि हमारी सिचुएशन ये है तो सिमिलर सिचुएशन उस समय भी अगर कोई सिचुएशन हुई है तो उस समय के फेमस चीफ ने क्या काम किया है। कंसिडरिंग दैट, ये ध्यान में रखते हुए कि जो गैलरीज हैं यूरोप की टेक अ न्यू एंड टू मी एट अ लिस्ट सिवरली प्रैक्टिकल इंटरेस्ट, दिस देन इज हाउ पेंटेड अ कैटरैक्ट एग्जैक्टली एंड देयर इज द सेम लाइट I noticed last week in the waterfall and so on. You see the difficulty that baffled you yesterday, and you see how easily it can be overcome by a great or even by a skillful painter. Not only is your observation of nature sensibly improved and developed, but also your comprehension of the masterpieces of art. अच्छा, अब इसमें क्या बोलना चाह रहा है ऑथर, इसमें बोलना ये चाह रहा है कि कंसिडर करते हुए, ध्यान में रखते हुए, क्या ध्यान में रखते हुए, जो गैलरीज हैं यूरोप की, उसको अब नया इंटरेस्ट, टेक ऑन अ न्यू इंटरेस्ट, ठीक है, उसमें इंटरेस्ट मतलब कि आनंद आना, मज़ा आना, मतलब कि वो समझ ही गए होंगे आप, ठीक है। टेक ऑन अ न्यू इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि एटलीस्ट कम से कम मैं तो इसमें सिवियरली, मतलब गंभीर रूप से मैं प्रैक्टिकली होके इस चीज़ को, इनको देखता हूँ, मतलब कि प्रैक्टिकली, सिवियरली, ठीक है, मतलब गंभीर रूप से, बिल्कुल ध्यान से मैं इन चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या है, जैसे कि दिस देन इज़ हाउ, कैसे ये पेंटेड है ना, अ कैटरैक्ट, कि कैटरैक्ट बोलते हैं किसी झरने को, कि झरना है ना कैसे पेंटेड किया गया है, एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मैंने सेम लाइट देखी थी, नोटिस किया था मैंने लास्ट वीक जब मैं वाटरफॉल देखने गया था एट किसी जगह पे, ठीक है। तो ऑथर बोलना चाह रहा है कि जब मैं पिछले वीक में किसी वाटरफॉल को देखने गया था और उस वाटरफॉल में मेरे को जैसे सेम लाइट दिखी थी वैसी ही मेरे को है ना इस पेंटिंग में नज़र आ रही है, मतलब वैसी ही। तो ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं पेंटिंग में। यू सी द डिफ़िकल्टी दैट बैफल्ड यू यस्टरडे, आप देखते हो कि जो डिफ़िकल्टी आ रही थी आपको, ठीक है, कल तक, जिसने आपको भ्रमित कर रखा था, चकित कर रखा था, और आज देख रहे हो आपकी कितनी इजीली ओवरकम कर लिया गया बाय ग्रेट और इवन बाय स्किलफुल पेंटर। स्किलफुल पेंटर है और ग्रेट पेंटर है, उसके द्वारा ये कितना इजीली ओवरकम कर लिया गया। नॉट ओनली इज योर ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर सेंसिबली इम्प्रूव, सिर्फ जो आपके जो ऑब्जर्वेशन है ना, नेचर जो आपका ऑब्जर्वेशन है, सिर्फ आपके ऑब्जर्वेशन ही सेंसिबली इम्प्रूव नहीं होते और डेवलप नहीं होते, लेकिन आपकी जो कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं समझ को, लेकिन आपकी जो समझ है, ठीक है, आर्ट को लेके, वो भी आपकी समझ है ना विकसित होती है उसके साथ साथ, ठीक है, मास्टरपीसेस ऑफ आर्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये मे बी लास्ट है, यस ये लास्ट है, ठीक है। But it is in the use and withholding of their reserve that the great commander have generally excelled. After all, when once
the last reserve has been thrown in the commander's part plate. If that does not win the battle, he has nothing else to give. Everything must be left to luck and to fighting troops. But these last reserves, in the absence of high direction and apt to get into sad confusion, all mixed together in a nasty mess, without order or plan and consequently without effect. देखो, बहुत ही शानदार चीज़ बता रहा है इसमें, है ना। समझते हुए चलना है आपको, ठीक है ना, नींद नहीं लेनी है। लेकिन इट इज़ द यूज़, मतलब कि ऑथर, मतलब कि ये कमांडर इन चीफ है ना, उसको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे रिज़र्व हैं, उनके रिज़र्व हैं, कब यूज़ करने हैं, कब विथ होल्ड करके, कब रोक के रखने हैं और कब उनका यूज़ करना है। तो ये जो चीज़ है ना, इसको यूज़ करने की चीज़, ये जो बड़े बड़े कमांडर्स थे ना, ये इस चीज़ में महारत हासिल थी। जितने भी आप बड़े कमांडर्स देखोगे, ठीक है। आफ्टर ऑल व्हेन वंस द, जब आपके पास लास्ट रिजर्व बचता है और आप उसे भी थ्रो कर देते हो, तब कमांडर का पार्ट है ना प्ले करता है, तब कमांडर का रोल आता है उस चीज़ में कि कैसे सारी चीज़ें अब काम करेंगी, ठीक है। इफ़ दैट डज नॉट विन द बैटल, यदि अगर वो उस बैटल को नहीं जीतते हैं, तो उनके पास और देने के लिए उनके पास और कुछ नहीं है। एवरीथिंग मस्ट बी लेफ्ट टू लक, उसके बाद में सारी चीज़ें लक पे आ जाएंगी और फाइटिंग ट्रूप्स पे आ जाएंगी। ट्रूप्स बोलते हैं बटालियन को या फिर एक सैन्य टुकड़ी को। बट दीज लास्ट रिजर्व, लेकिन ये जो लास्ट रिजर्व्स हैं, इन द अब्सेंस ऑफ हाई डायरेक्शन, अगर हाई डायरेक्शन मतलब कि कोई इनको लीडरशिप अगर अच्छी नहीं मिले, डायरेक्शन नहीं मिले, तो ये सारे हो जाएंगे गेट इनटू सैड कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन के शिकार हो जाएंगे। मतलब कि सारे चीज़ें भ्रमित हो जाएंगे, मतलब कि गोल गोल घूमने लग जाएंगे, इन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, वो सब कुछ मिक्स हो जाएगा इन अ नास्टी मैस, और बिल्कुल एक खिचड़ी टाइप बन जाएगी बिना ऑर्डर और प्लान के, और परिणाम स्वरूप इसका कोई भी नतीजा नहीं होगा, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ओके, मेयर मासेस काउंट नो मोर, द लार्जेस्ट ब्रश द ब्राइटेस्ट कलर कैन नॉट इवन मेक एन इम्प्रेशन। अब इसमें क्या बोलना चाह रहा है, सिर्फ मासेस को काउंट करना ही काफ़ी नहीं है, केवल यही चीज़ काफ़ी नहीं है। लार्जेस्ट ब्रश ब्राइटेस्ट कलर, अगर आपके पास लार्जेस्ट ब्रश है लेकिन कलर ब्राइटेस्ट है, तो दोनों में एक इम्प्रेशन अच्छा नहीं जा सकता, एक अच्छा इम्प्रेशन क्रिएट नहीं कर सकते। द पिक्टोरियल बैटलफील्ड, जो बैटलफील्ड की जो तस्वीर है, दृश्य है, बिकम्स अ सी ऑफ मड मर्सीफुली वेल्ड बाय द फॉग ऑफ वॉर। तो ये जो अगर आपके सही डायरेक्शन नहीं मिले, तो ये सारी जो बैटलफील्ड के जो दृश्य हैं, ये किस में तब्दील हो जाएंगे, ये सी ऑफ मड, मतलब एक कीचड़ की तरह, जो समुद्र का कीचड़ है उसमें मर्सीफुली ढक जाएंगे। फॉग ऑफ वॉर, फॉग क्या होता है, कोहरा, जिसमें आपको कुछ नज़र नहीं आता। उसी तरीके से ये बैटलफील्ड भी कैसा हो जाएगा, एक समुद्र के कीचड़ की तरह हो जाएगा, जो ढक जाएगा एक फॉग ऑफ वॉर, वॉर के फॉग से, जिसमें आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, ठीक है। इवन दो, हालांकि द जनरल प्लंजेस इन हिमसेल्फ एंड इमर्स बेस्ट पैटर्ड, बेस्ट पैटर्ड मतलब क्या होता है, बेस्ट पैटर्ड मतलब होता है छींटे डालना या धब्बे लग जाना कुछ, ठीक है। तो इस चीज़ में जो जनरल होता है ना, इवन दो, हालांकि जनरल प्लंजेस इन हिमसेल्फ, खुद को मतलब कि प्लंज करता है, प्लंज करना मतलब कि डुबकी लगाना, खुद में ही मतलब कि वो बड़बड़ाने लग, मतलब खुद में ही मतलब कि खो जाता है, डूब जाता है, और इमर्ज करता है बेस्ट पैटर्ड। बेस्ट पैटर्ड मतलब कि उसको कुछ जो धब्बे दिखाई देने लगते हैं, एज ही समटाइम्स डस, जैसे कि वह समटाइम डस करता है कभी कभी। ही विल नॉट रिट्रीव द डे, रिट्रीव द डे का मतलब क्या होता है, अब वह उस दिन को वापस नहीं लेके आ सकता, क्योंकि एक बार जो चीज़ हो गई, जो दिन बीत गया, वो वापस रिट्रीव नहीं हो सकता, ठीक है। इन पेंटिंग, पेंटिंग के अंदर क्या होता है, रिजर्व कंसिस्ट इन प्रोपोर्शन और रिलेशन, जो रिजर्व होते हैं ना, वो कंसिस्टेंट प्रोपोर्शन और रिलेशन में कंसिस्ट होने चाहिए। मतलब कि रिजर्व है ना, किस मतलब कि ऑर्डर में, किस प्रोपोर्शन में आपके पास रिजर्व है, ठीक है, और किस तरीके से वो रिलेटेबल है, ठीक है। तो आपके पास रिजर्व होने चाहिए पेंटिंग में, ठीक है। रिजर्व नहीं होंगे सही तरीके से, प्रोपोर्शन में सही प्रोपोर्शन में नहीं होंगे, तो आपकी पेंटिंग जो अच्छी नहीं बनेगी। उसी तरीके से बैटलफील्ड का भी है, अगर आपके पास रिजर्व अच्छे नहीं होंगे,
ठीक है, आपने उनको सही डायरेक्शन नहीं दी, उनका रिलेटेबल जो रिलेशन है वो सही नहीं रहा, तो बैटलफील्ड किसी और दृश्य डायरेक्शन में चली जाएगी। एंड इट इज़ हियर, और यहाँ पे द आर्ट ऑफ द पेंटर मार्चेज, और इसी यहाँ पे क्या, आर्ट ऑफ द पेंटर, पेंटर की जो आर्ट है ना वो काम करना चालू करती है, मार्चेस करती है अलॉन्ग द रोड विच इज ट्रावर्स्ड बाय ऑल द ग्रेटेस्ट हारमोनीज इन थॉट। ठीक है, अब यह इस चीज़ जगह पे जहाँ पे मतलब कि ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है ना, रिजर्व, कंसिस्टेंट, प्रपोर्शन और रिलेशन। ठीक है, एंड इज हियर दैट, अगर ये सारी प्रपोर्शन में है तो यहाँ पे पेंटर है ना, पेंटर की आर्ट है ना काम करना चालू करती है। ठीक है, एट वन साइड द पैलेट, पैलेट बोलते हैं जिसमें कलर रखे हुए जाते हैं, एक साइड में जो पैलेट में वाइट कलर रखा हुआ है और अदर साइड में ब्लैक कलर रखा हुआ है, और दोनों को ही अभी तक यूज़ नहीं किया गया, वो भी बिल्कुल अभी तक नीट है, क्लीन है। बिटवीन दीज टू रिजिड लिमिट्स ऑल द एक्शन मस्ट लाई, इन दोनों के बीच में ही सारे एक्शन लिए जाने हैं, ब्लैक एंड वाइट के बीच में ही। ऑल द पावर रिक्वायर्ड मस्ट बी जनरेटेड, इधर से ही सारी पावर जनरेट होगी। ब्लैक एंड वाइट देम सेल्फ इज प्लेस्ड इन जक्स्टा पोजिशन मेक नो ग्रेट इंप्रेशन, अगर ब्लैक एंड वाइट को दोनों को जक्स्टा पोजिशन मतलब एक साथ रख दिया जाए तो उनका कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। एंड येट दे आर द मोस्ट दैट यू कैन डू इन प्योर कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन अगर आप उनको प्योर कॉन्ट्रैक्ट में देखो तो अभी भी आप उनमें से बहुत कुछ निकाल सकते हो। ठीक है, बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ये इन्होंने ब्लैक एंड वाइट की एक एनालॉजी दी है। ठीक है, ओके, नाउ वी गो ऑन द क्वेश्चन। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है द एग्जिस्टेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मोस्ट स्ट्रांगली चैलेंज ऑथर्स कंसेप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ पेंटिंग, जो ऑथर के जो कंसेप्शन था प्रोसेस ऑफ पेंटिंग को लेके, तो इन चारों में से कौन सा सेंटेंस है जो मतलब कि बहुत ही स्ट्रांगली चैलेंज करता है इस चीज़ को। ठीक है, तो कौन सा चैलेंज करेगा। अ वाटर कलर ऑफ वेव्स क्रैशिंग ऑन द बीच, नहीं, बिल्कुल नहीं। अ फेमस आर्टिस्ट हु हैज़ नेवर बीन इन यूरोप आर्ट गैलरी, भाई इसके होने नहीं होने से क्या फ़र्क पड़ता है। तो जो आपको है ना ऑड वन आउट सेलेक्ट करना भी आना चाहिए, जो आपके ऑप्शन से मैचेबल ही नहीं है, रिलेटेबल नहीं है, उनको तो सबसे पहले ख़त्म करो। अ मिडिवल मास्टरपीस दैट पोर्ट्रेज द गेट्स ऑफ हेवन, भाई अब आप बोलोगे कि ऐसी लाइन तो कहीं आरसी में आई ही नहीं, अब आई ही नहीं तो ये तो कैसे हो सकता है। यही तो बात है, मैंने आपको बोला था, अगर आप आरसी को अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे और उसके पीछे के जो लेयर्स है उन्हें खोल के देखोगे तो इसमें आपको ये सी ऑप्शन है ना, ये आपको सही होता हुआ दिखेगा। डी ऑप्शन को देखते हैं। अ कमांडर हु रिट्रीट्स हेस्टली वैन हिज ट्रूप्स आर लूजिंग, जब उसकी ट्रूप्स लॉस होना शुरू करती है तो वो क्या करता है, रिट्रीट करता है हेस्टली, जल्दबाजी में। नहीं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई ना। ठीक है, तो सी ऑप्शन वैसे भी राइट होता, लेकिन सी ऑप्शन राइट क्यों होता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, मेरे को बता सकता है। देखो, इसके पीछे का रीज़न ये है कि मान लो कि कोई मास्टरपीस बनानी है और पोर्ट्रे करना है उसको गेट्स ऑफ हेवन की तरह। ठीक है, तो सबसे पहले उसे क्या चाहिए, सबसे पहले उसे प्लानिंग चाहिए ना, वो प्लानिंग करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा, ठीक है, और बैकअप तैयार रखेगा सब चीज़ों का। ठीक है, तभी तो वो ये चीज़ कर सकता है ना। तो इनडायरेक्टली, और ये क्वेश्चन में देखो ये दी हुई है ये चीज़, अभी आपको खुद समझनी पड़ेगी, है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो ऐसे ही मेंस के अंदर क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही मेंस के अंदर आरसी बनते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि प्री के अंदर के आरसी तो बहुत ही मतलब सिंपल होते हैं, मेंस के आरसी कुछ बहुत ही अलग रॉकेट साइंस होता है, उनमें ऐसा कुछ नहीं होता। आरसी आरसी होता है, चाहे सिंपल हो हार्ड हो, अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छी है आप कर ले जाओगे। सेकंड क्वेश्चन, एज द ऑथर क्रिएट the analogy between war and painting in the passage, the commander in chief is to be battleground, कमांडर, जैसे कि ये एक एनालॉजी दी गई है वॉर एंड पेंटिंग की, तो कमांडर इन चीफ है ना बैटल ग्राउंड में, उसको किससे कंपेयर किया गया है, पेंटर इज़ टू बी सब्जेक्ट बीइंग पेंटेड, बिल्कुल, क्योंकि पेंटर जिस सब्जेक्ट पे पेंट करने वाला उसके बारे में पहले क्या करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा, प्लानिंग करेगा, रिजर्व होंगे उसके पास, ठीक है, अच्छे से। तो और कमांडर इन चीफ क्या करता है, कमांडर इन चीफ बैटल फील्ड में लड़ने के लिए, बैटल लड़ने के लिए क्या करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, ठीक है, रिजर्व रखता है, प्लानिंग करता है, ठीक है।
तो ये ए ऑप्शन तो मेरे को सही लग रहा है। पेंटर इज टू द कैनवास ऑफ द पेंटिंग, जो पेंटर है इज टू द कैनवास ऑफ द पेंटिंग, कैनवास की पेंटिंग के लिए मतलब कि पेंटर होता है क्या? पेंटिंग ऑफ कैनवास ऑफ द पेंटिंग, कैनवास होता है पेंटिंग के लिए, है ना? तो ये है क्या इसका आंसर? बिल्कुल ये नहीं है। पेंटर इज टू द पेंट कलर, पेंटर क्या पेंट कलर करता है सिर्फ इस चीज़ के लिए? बिल्कुल ये नहीं है। पेंटर इज टू द आर्ट गैलरी, आर्ट गैलरी के लिए पेंटर होता है? बिल्कुल नहीं। पेंटर होता है जिस चीज़ के लिए, पेंटर इज टू द सब्जेक्ट बीइंग पेंटेड, जो सब्जेक्ट पेंट किया गया ना। तो कमांडर इन चीफ से कंपेयर तो पेंटर को ही कर सकते हैं ना, पेंटर को तो नहीं कर सकते भाई कैनवास पे पेंटिंग कर रहा है उस चीज़ के लिए, ठीक है? जिस सब्जेक्ट पे जो बना रहा है ना उस सब्जेक्ट के लिए पेंटर का यूज़ होता है, मतलब कि पेंटर और कमांडर इन चीफ का जो एनालॉजी दी गई है, ठीक है? ओके, थर्ड क्वेश्चन, फॉलोइंग द एग्जाम्पल ऑफ द मास्टर मैनेट, द young Matisse often inserted in his picture areas of white such as a tablecloth or crockery that allow for striking contrast with black objects such as a knife or dark cotton. What is the relevance of this information of the passenger? इसकी क्या relevance है? ठीक है, बताइए भैया बताइए। देखो कौन सी चीज़ को सपोर्ट करती है? इट सपोर्ट द ऑथर्स क्लेम दैट, ये क्या ऑथर के क्लेम को ये सपोर्ट करती है कि जो ग्रेट आर्टिस्ट होते हैं आर वर्दी ऑफ द इमिटेशन, इमिटेशन मतलब नकल करना? जी नहीं, बकवास। इट सपोर्ट्स द ऑथर क्लेम, ये ऑथर के क्लेम को सपोर्ट करती है कि न तो ब्लैक और न ही वाइट एवर यूज्ड हुए हैं। भाई न तो ब्लैक और न ही वाइट एवर यूज्ड हुए। अब आप क्या करोगे, इस सेंटेंस को पढ़ोगे कि ये तो आरसी के अंदर आया है तो ये ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन भैया इससे कंपेयर करना है ना, इससे कंपेयर करना है तो ये देखो ये क्या है कि वाइट और ब्लैक कलर का भी यूज़ ही नहीं हुए, ना तो वाइट कलर न ब्लैक कलर यूज़ हुए, बिल्कुल नीट क्लीन पड़े हैं। तो क्या मतलब इस चीज़ से? ये तो भाई ये बोल रहा है ना कि जो इन हिज पिक्चर्स एरियाज ऑफ वाइट सच एज टेबल क्लॉथ और क्रॉकरी दैट अलाउड फॉर स्ट्राइकिंग कॉन्ट्रास्ट विद ब्लैक ऑब्जेक्ट, ब्लैक ऑब्जेक्ट के साथ कॉन्ट्रास्ट में रखे हुए हैं, ठीक है? तो ये भी नहीं है। इट वीकन्स द ऑथर क्लेम, ये ऑथर के क्लेम को वीकन करती है, क्योंकि ऑथर का क्लेम क्या था कि जो ब्लैक एंड वाइट है ना, डैम सेल्वेज प्लेस्ड इन जस्टापोजिशन मेक नो ग्रेट इंप्रेशन, कि ग्रेट इंप्रेशन नहीं बनाते। लेकिन इधर क्या कर रहे हैं कि ग्रेट मतलब ये बोल रहे हैं कि वाइट एंड ब्लैक को है ना एक साथ रखने से मतलब कि स्ट्राइकिंग कॉन्ट्रास्ट आता है, ठीक है? अलाउड फॉर स्ट्राइकिंग कॉन्ट्रास्ट, ठीक है? तो ये तो वीक कर रही है ना ऑथर के क्लेम को, बिल्कुल ये सही हो सकता है क्योंकि ऑथर के क्लेम को ये वीक कर रही है। इट वीकन्स द ऑथर क्लेम दैट ग्रेट पेंटर्स टेक नेचर एज देयर सब्जेक्ट, बिल्कुल नहीं, कि ग्रेट पेंटर है ना टेक नेचर एज देयर सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट के लिए भाई इससे कोई रिलेटेबल ही नहीं है ना, इससे रिलेटेबल वैसे भी एक सी ऑप्शन ही था, ठीक है? अगर आप इसको बी ऑप्शन को क्लियर कर देते हो, अगर माइंड में ज़्यादा ख़राब, अगर आपने आरसी को अच्छे से समझा है तो, ठीक है? ओके, समझ में आया ना कि भैया ये ऑथर के क्लेम को वीक कर रहा है। ऑथर का मानना था कि ब्लैक और वाइट को एक साथ रख दिया जाए जस्टापोजिशन में तो उनका कोई ग्रेट इंप्रेशन नहीं होता, जबकि इसके हिसाब से ऐसा होता है, ठीक है? तो जो ऑथर का क्लेम था इसका वीक हो रहा है, तो इससे ये इस तरीके से रिलेटेबल है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देखो, द पैसेज सजेस्ट दैट हैविंग द फाइनेस्ट आर्ट सप्लाईज एट हैंड मे नॉट ऑलवेज बी हेल्पफुल टू अ पेंटर, मतलब फाइनेस्ट आर्ट सप्लाईज है ना वो हेल्पफुल नहीं होती है हमेशा पेंटर के लिए, क्योंकि द पेंटर में नॉट फील क्रिएटिव इंस्पायर्ड, बकवास। नथिंग कैन मेक अप फॉर अ लैक ऑफ सेंस प्रोपोर्शन, यस ये हो सकता है। द क्वांटिटी ऑफ पेंटिंग्स कलर में नॉट मेक एन इम्प्रेशन ऑन द व्यूअर, भाई व्यूअर की कोई बात हुई है क्या? पेंटिंग इज इन द फाइनल एनालिसिस मैटर ऑफ लक, बिल्कुल नहीं मैटर ऑफ लक। अब जब आपके रिजर्व की बात की गई हो तब मैटर ऑफ लक की बात आती है, लास्ट रिजर्व बचा हो आपके पास, ठीक है? लास्ट टुकड़ी बची हो, लास्ट ट्रूप बचा हो, ठीक है? तो ये नहीं है, तो ये वैसे भी सही है। अच्छा ये है क्यों? क्योंकि नथिंग कैन मेकअप फॉर अ लैक ऑफ सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, तो ये सेंस ऑफ प्रोपोर्शन की बात कहाँ की गई थी कि मान लो आपके रिजर्व है ना, रिजर्व अगर आपके सही तरीके से हैं, ठीक है, सही तरीके से नहीं है
तो नथिंग कैन मेकअप ऑफ लैक ऑफ सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, ठीक है। लास्ट के याद करो, लास्ट का पैरा आया था, उसके अंदर मतलब यूँ बताया गया था कि रिलेशन और प्रोपोर्शन में सही अगर रिजर्व नहीं हो तो, ठीक है, तो सारी चीज़ें क्या हो जाती है, मैस हो जाती है। याद आ रहा है ना? तो वही चीज़ें इधर बताई गई है कि जो पेंटर है ना, हमेशा मतलब कि जो उसके भले कितना ही फाइनेस्ट आर्ट सप्लाईज हो, एट हैंड में नॉट ऑलवेज हेल्पफुल टू पेंटर बिकॉज नथिंग कैन मेकअप फॉर अ लैक ऑफ सेंस ऑफ प्रोपोर्शन। अगर सेंस ऑफ प्रोपोर्शन उसी में कमी है तो फिर आप नथिंग कैन मेक, कुछ नहीं बना सकते उससे, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। दिक्कत आ रही है ना समझने में थोड़ी बहुत, क्योंकि मैंने आपको पहले ही वार्न किया था कि अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे तो आप कर पाओगे। ये क्वेश्चन बिल्कुल ही ऐसे नहीं है कि मैंने एक क्वेश्चन पूछा, आपने आरसी पढ़ लिया, आरसी में 2 लाइनें मतलब मैच कर गई तो वो उसका आंसर हो गया। ये 9-10 तक होता था, ठीक है। ये कंपटीशन एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता है। आपके अंडरस्टैंडिंग पावर को आपको इंक्रीज़ करना ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलो आर लिस्टेड वेरियस ओपिनियन that might possibly be ascribed to the author based on the passage. Which of the following could most reasonable by attribute to the author? क्या होगा? Becoming an artist is a matter of training rather than talent. भाई नहीं. One learns more from failure than from successes. बिल्कुल नहीं। मतलब कि एक बंदा है सीखता है फेलियर से देन फ्रॉम सक्सेस, सक्सेस से ज़्यादा फेलियर से सीखता है। बात तो सही है, लेकिन क्या आरसी में इससे कुछ रिलेटेबल, आरसी में ऐसी कुछ बात हुई है? नहीं। जो मॉडर्न आर्टिस्ट होते हैं कैन स्कैर्सली होप टू इक्वल द अचीवमेंट्स ऑफ द मास्टर्स। ऐसा है क्या कि मतलब कि स्कैर्सली, बहुत मुश्किल रूप से उनको आशा होती है कि वो मास्टर्स के अचीवमेंट्स की इक्वल कर सकता है? ऐसी कोई बात हुई है क्या आरसी में? बिल्कुल नहीं हुई है। तो हमारा ऑटोमेटिकली आंसर बाय डिफ़ॉल्ट डी है। अच्छा, लेकिन डी है क्यों? वन कैन कन्वे आइडियाज़ अबाउट आर्ट थ्रू एनालॉजी ऑफ अदर एक्सपीरियंसेस। बिल्कुल, यही तो बताया गया आरसी में, एनालॉजी तो दी गई है कि आर्ट के थ्रू, पेंटिंग के थ्रू, ठीक है, और अपने अदर एक्सपीरियंसेस के थ्रू। ओके, लास्ट क्वेश्चन हमारे आज का, द ऑथर्स स्टेटमेंट, जो ऑथर की स्टेटमेंट है, बट इन द एब्सेंस ऑफ हाई डायरेक्शन आर एप्ट टू गेट इनटू सैड कंफ्यूजन ऑल मिक्स टुगेदर इन नास्टी मैस विदाउट ऑर्डर और प्लान एंड कंसिक्वेंटली विदाउट इफेक्ट। ये लास्ट पैरा के अंदर आया था, ठीक है। तो भैया ऑथर की स्टेटमेंट है, अब इसमें चारों में से मतलब कौन सी है जो इससे मतलब कि रिलेटेबल है? जो chaotic पेंटिंग होगी कैन नॉट हैव एन अनइंटेंडेड आर्टिस्टिक इफेक्ट। बिल्कुल हो सकता है। एन आर्टिस्ट नेचुरली रेजिस्ट डायरेक्शन फ्रॉम अनदर इंडिविजुअल। बिल्कुल नहीं। एक पेंटिंग कैन नॉट हेल्प बट रिफ्लेक्ट द मेंटल स्टेट ऑफ द पेंटर। नहीं, मेंटल स्टेट की कोई बात नहीं। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर पेंटर टू कोलैबोरेट ऑन अ वर्क विदाउट कन्फ्यूजन। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। सिर्फ ए ऑप्शन। अच्छा, ए ऑप्शन होगा क्यों? अगर इधर भी अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं रही तो इधर भी आप कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर दोगे। ए ऑप्शन इसलिए रहेगा क्योंकि देखो, ये सारा मैस है ना, ये हो क्यों रहा है? ये सारा मैस हो रहा है बिना किसी ऑर्डर और प्लानिंग के, ठीक है। तो कैओटिक पेंटिंग में भी, कैओटिक पेंटिंग कब बनेगी? कैन नॉट हैव अनइंटेंडेड, इंटेंडेड थोड़ी ना। अगर इंटेंडेड हुई मतलब अगर उसने इंटेंशन से कैओटिक पेंटिंग बनाई तो भाई वो तो मतलब कि आर्टिस्टिक होगी ना। मान लो किसी ने ऐसे कुछ लाइनें वाइनें खींच दी तो जो पेंटर होगा, रियल पेंटर, ठीक है, उसने कुछ सोच के तो वो चीज़ बनाई होगी ना, तो वो तो उसके आर्टिस्टिक वर्क में काउंट हो गया ना, ठीक है। लेकिन जो इसमें बोला अनइंटेंशनली आर्टिस्टिक इफेक्ट मतलब कि डाले जाते हैं अनइंटेंशनली, और मतलब इंटेंशन नहीं था, इंटेंशन कुछ और बनाने का था, लेकिन अनइंटेंशनली क्या हो गया, जो ये आर्टिस्टिक इफेक्ट डालने थे, ठीक है, तो उसमें पेंटिंग क्या होगी, कैओटिक हो गई। मतलब कि कुछ और ही बन गया, बनाना कुछ और था, बन कुछ और गया अनइंटेंशनली, ठीक है। तो ये चीज़ है ना, जब ये चीज़ होगी, अब ये क्यों होगी? क्योंकि आपने या तो सही ऑब्जर्वेशन नहीं की या तो सही प्लानिंग नहीं की, तभी तो ये पेंटिंग कैओटिक बनेगी ना। समझ में आया? तो ये बिल्कुल ए ऑप्शन है जो इस पैरा से रिलेटेबल है कि अगर आपने ऑब्जर्वेशन सही से नहीं की तो पेंटिंग है, वो पेंटिंग भी ख़राब हो जाएगी, सब कुछ मैसी मैसी हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए
इतना ही। बाकी आप रेगुलर मेरे पैराजंबल के आरसी के सेशन देखते रहिए, ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। मेंस एग्ज़ाम आने तक आपके बहुत ही अच्छे वर्बल सेक्शन के अंदर बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो। एग्ज़ाम ओरिएंटेड मैं बता रहा हूँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको इंग्लिश सिखाने के लिए बैठा हूँ, इंग्लिश नहीं सिखाने बैठा, मैं सिर्फ एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, एग्ज़ाम ओरिएंटेड बातें कर रहा हूँ कि हाँ एग्ज़ाम निकल सकता है, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर एबिलिटी अगर अच्छी हो जाए तो। ज़रूरी नहीं, मैं आपको इधर ये नहीं बैठा कि आपको ग्रामर की सीरीज़ आएगी तो बिल्कुल अलग से लेके आऊँगा, मैं ग्रामर सिखाने नहीं बैठा, ठीक है। इसमें आपको स्किल सीखनी है कि किस तरीके से पढ़ना है, समझना है, ठीक है। वोकैब धीरे धीरे, वोकैब को रटना नहीं है, बस धीरे धीरे वोकैब को सीखना है, ठीक है। इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू।